हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया था और जो हमारा चैप्टर चल रहा था मानव में जनन, उस पर हमने कल इंट्रोडक्शन की बात की थी। तो आज हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले स्टार्ट कर देते हैं, पुरुष जनन तंत्र, और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उनको हम इंडिविजुअल समझेंगे, अलग अलग करके उनको हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पुरुष जनन तंत्र। देखो, पुरुष प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र एक ही बात है। कॉमन सी बात यहां देख लेते हैं पहले। अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। ऑब्वियसली मैं इनको एक ही नाम दे देता हूं, मैं बोल देता हूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आपके दोनों आ गए, इसमें आपके दोनों आ गए। तो आपके पास एक तरफ है मेल और एक तरफ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आगे चर्चा हम करें तो हमारे पास एक बात आती है कि सिस्टम इज कंसिस्ट बाय ऑर्गन्स। तंत्र है, शरीर का कोई भी तंत्र है तो तंत्र तो उस चीज को बोलेंगे ना जो अंगों से मिलकर बना है। तो यहां पर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो दोनों ही क्या हैं, एक बड़े तंत्र हैं और जो कुछ अंगों से मिलकर बने। तो समझने के लिए इन अंगों को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास दो भाग आते हैं, एक है प्राथमिक जनन अंग और एक आपके पास द्वितीयक जनन अंग। ऐसा ही डिवीजन इनमें होगा, सेम हिंदी में लिख देते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक जनन अंग दोनों में सेम, लेकिन ऑर्गन्स अलग अलग। तंत्र को बांटा हमने दोनों में सेम तरीके से, लेकिन ऑर्गन्स अलग अलग। प्राथमिक जनन अंग, ऐसे जनन अंग, ऐसे जनन अंगों को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं या प्राथमिक जनन अंग कहते हैं जो युग्मकों का निर्माण करते हैं। ये ऑर्गन्स युग्मक बनाते हैं भाई, युग्मक। तो युग्मक मेल के केस में क्या होता है भाई, और कौन बनाता है, वर्षण कौन बनाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ नर जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, तो आप किसका नाम बताओगे, वर्षण का, न कि शुक्राणु का। शुक्राणु तो युग्मक है। डेफिनेशन हमारी क्या आ रही है कि ऐसे जनन अंग जो युग्मकों का निर्माण करें उनको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक जनन अंग। अगर फीमेल के केस में हम बात करें तो फीमेल के केस में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होगा भाई, अंडाशय। कौन सा होगा, जो क्या बनाता है, अंडाणु। क्या बनाता है, अंडाणु। अंडाशय जो है अंडाणु का निर्माण करता है। तो यहां पर अंडाणु युग्मक है और प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, अंडाशय, ठीक है। फिर द्वितीयक जनन अंगों को हम डिवाइड करते हैं। तो पहले मेल का देख लेते हैं, फीमेल का जब फीमेल का पार्ट चलेगा तब बता देंगे। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल, ठीक है। मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, इनकी हम बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए इसको वापस से दो भागों में डिवाइड किया जा रहा है। एक तो आपके पास वाहिनी तंत्र, डक्ट सिस्टम, और एक होती है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, क्लियर। एक डक्ट सिस्टम
और एक सहायक ग्रंथि है। वाहिनी तंत्र आपका कौन सा है उसकी अगर हम बात करें तो देखो, वाहिनी तंत्र की हम बात कर रहे हैं तो वर्षण तो किस में आ गया, प्राथमिक जननांग। अब वर्षण को छोड़ दो, उसके आगे जो भी ट्यूब लाइक सिस्टम है, जो नलिका रूपी सिस्टम है, उसको हम क्या कहेंगे, वाहिनी तंत्र। आप यहां देख सकते हो, अगर ये टेस्टीज है, ये वर्षण है, वर्षण ये है। अब वर्षण को अगर आप छोड़ दो तो यहां से अगर बात करें तो आपका एक एपिडिडाइमिस हो गया, अधिवर्षण हो गया। उसके बाद में ये नली हो गई, यहाँ पे आ रही है। उसके बाद में यहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट, छोटी सी इजाकुलेटरी डक्ट अगर आपको दिख रही है, देखो दो ट्यूब बनी हुई है, एक ट्यूब आ रही है, इजाकुलेटरी डक्ट हो गई। उसके बाद में ये मूत्र मार्ग हो गया, ये फिर पेनिस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसको हम डिवाइड करते हैं वाहिनी तंत्र को। तो सिर्फ वर्षण को छोड़ना, और वर्षण को छोड़ने के बाद जो भी आगे का जो वाहिनी, जो ट्यूब लाइक सिस्टम है, जो डक्ट सिस्टम है, उसको हम क्या कह रहे हैं, वाहिनी तंत्र। तो इसमें आपके पास आ जाता है अधिवर्षण। ओके, तो वाहिनी तंत्र को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक तो आपके पास आता है अधिवर्षण। क्या आता है, अधिवर्षण। ठीक है, अधिवर्षण के बाद में जब आपके पास आगे जाओगे तो आएगी शुक्र वाहिनी। क्या आएगी, शुक्र वाहिनी से आगे आप निकलोगे तो आपके पास है स्खलन वाहिनी। कौन सी वाहिनी, फिर आता है मूत्र मार्ग, और फिर आता है आपके पास सीसन। ध्यान रखें, ये सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, नॉट इन फीमेल। फीमेल की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको नंबर भी इनका पता होना चाहिए। अधिवर्षण जो होता है वो 2 इन नंबर होता है, संख्या में 2 होते हैं। शुक्र वाहिनी भी संख्या में 2 होती है, स्खलन वाहिनी भी संख्या में 2 होती है, मूत्र मार्ग एक होता है, सीसन एक। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ देखिए सहायक ग्रंथियां, तो आपकी बॉडी में ग्रंथि तो बहुत सारी है। अधिवरक ग्रंथि है, अग्नाशय है, लीवर है, थायराइड ग्रंथि हैं। लेकिन यहाँ पर वो ग्रंथियां जो सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम आती है, और किसी सिस्टम में काम नहीं आ रही, वो इन्हीं के लिए काम आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास 3 ग्रंथियां होती है। एक होती है जो होती है सेमिनल वेसिकल्स, जिसको आप बोलते हो शुक्राशय ग्रंथि। दूसरी है आपके पास प्रोस्टेट, और तीसरी है आपके पास काउपर ग्रंथि। इसको बल्बो यूरिथरल ग्रंथि भी कहा जाता है। काउपर ग्रंथि का दूसरा नाम बल्बो यूरिथरल ग्रंथि। अब आपके दिमाग से बात ऊपर से निकल जाएगी कि बल्बो यूरिथरल ग्रंथि किसे कहते हैं, काउपर किसे कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम इन चीजों पे ध्यान दे ही नहीं रहे हो। ठीक है, एक काम करेंगे, नेक्स्ट में एक पीछे भी कैमरा रहेगा, उसको भी चालू करवाएंगे। शुक्राशय संख्या में 2 होते हैं, प्रोस्टेट संख्या में 1, काउपर संख्या में 2। संख्या याद रखोगे इनकी। ठीक है, बिल्कुल। तो इतनी बात आपके पास आ जाती, देन उसके बाद में आगे हम बात करें। तो अभी आपकी बात आ रही है कि भाई आप नर जनन तंत्र को पढ़ोगे या पुरुष प्रजनन तंत्र को पढ़ोगे, ठीक है, टेस्टिस को पढ़ोगे, तो इसके लिए पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और क्लियर करते हैं कि अगर आप वर्षण को पढ़ रहे हो ना, तो वर्षण जो है, वर्षण को के रूप में पुरुषों में बाह्य जननांग के रूप में 2 ही चीजें पाई जाती हैं। बाह्य जननांग का मतलब जो शरीर के भीतर नहीं है, शरीर के बाहर, वो जो सिस्टम शरीर के बाहर है उसको आप बाह्य जननांग कह रहे हो। और जो शरीर के भीतर, जैसे मैं बोलूंगा आंतें, तो आंतें आप क्या बोलोगे, आंतरिक ऑर्गन्स है। ठीक है, आंतरिक ऑर्गन्स है। आप जननांग की बात कर रहे हो तो बाह्य जननांग के रूप में आपके पास वर्षण कोश और सीसन,
दो ही होते हैं, एक तो वर्षण कोश और एक होता है सीसन। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। अगर आप वर्षण कोश को देखते हो तो ऐसा कोई डायग्राम एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्षण कोश जो होता है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। उदर गुहा के बाहर अगर हम यहाँ ऊपर का सिस्टम देखें तो ये है आपकी एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा, ये अंदर का सिस्टम हो गया, ये बाहर का सिस्टम हो गया। वर्षण कोश एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रेजेंट बिटवीन टू थाइज, थाइज होती है उनके बीच में प्रेजेंट रहता है, बिटवीन टू थाइज। एक कंपार्टमेंट होता है, एक सेप्टम होता है, एक पट होता है जो अंदर से इनको डिवाइड करके रखता है। तो एक सेप्टम में डिवाइड होने से दो चेंबर बन जाते हैं, एक चेंबर में एक वर्षण होता है और दूसरे चेंबर में दूसरा वर्षण होता है, कुछ इस प्रकार से होता है ये वर्षण। वर्षण अंदर जो है एक स्पंज स्ट्रक्चर पे टिका रहता है जिसको गुबर्नेकुलम कहा जाता है। ध्यान रखें ये स्ट्रक्चर वर्षण की नहीं है, ये स्ट्रक्चर वर्षण कोश की हम बात कर रहे हैं। और वर्षण कोश की एनसीईआरटी ने कोई डायग्राम के अकॉर्डिंग कोई स्ट्रक्चर नहीं दे रखी है, ये एक आपको समझने का एक तरीका है ताकि आपको ज्यादा याद हो सके। क्लियर। इसके बाद में अगर आप बात करें तो जो वर्षण है, वर्षण कोश है, उसके ऊपर ऐसे 3 मेम्ब्रेन होती हैं। ऐसे 3 मेम्ब्रेन, जो बाहर है वो स्किन है, ये जो है वो डार्टोस पेशी, डार्टोस पेशी, ये क्रीमेस्टर, क्रीमेस्टर कौन सी है, क्रीमेस्टर। तो बाहर स्किन होती है, बीच में डार्टोस मसल्स और नीचे नीचे क्रीमेस्टर। अंदर जो वर्षण कोश है वो एक पट द्वारा 2 भागों में बटा रहता है, एक वर्षण दाएं तरफ स्थित रहता है और एक वर्षण बाईं तरफ स्थित रहता है। आगे अगर हम बात करें, तो जो वर्षण है, प्रत्येक वर्षण से एक अधिवर्षण निकलता है। तो दोनों में बना लो आप, मैं एक का ही बना के दिखाऊंगा। यह अधिवर्षण निकलता है, अधिवर्षण आगे जाके शुक्र वाहिनी में खुल जाता है और ये शुक्र वाहिनी यहाँ से होती हुई अब उदर गुहा में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, उदर गुहा में चली जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन में देखें तो इसके अलावा और भी ये एक नर्व होती है उसके पास, इसके अलावा ये एक वेन होती है और ये एक आर्टरी होती है। 4 चीजें होती हैं, 4 चीजें हैं जो वर्षण से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। वो 4 चीजें आपकी कौन कौन सी हैं, एक तो शुक्र वाहिनी है बच्चों, दोनों तरफ, एक इस वर्षण से एक इस वर्षण से। इसके अलावा शुक्र वाहिनी के अलावा एक धमनी होती है, एक सीरा होती है और एक तंत्रिका होती है। कंबाइंड रूप से इन सबको स्पर्मेटिक कोड कहा जाता है, ये वर्ड इंग्लिश में याद रख लेना, स्पर्मेटिक कोड।
वैसे कॉर्ड को रज्जू कहते हैं, रज्जू, धागा, एक तरह से धागे जैसी संरचना। अगर मैं आपसे पूछूं स्पर्मेटिक रज्जू में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपका कोड बनता है, जिसमें एक तो होती है शुक्रवाहिनी, एक होती है तंत्रिका, एक धमनी और एक शिरा। भाई ब्लड सप्लाई के लिए धमनी और शिरा ही हो गई, आना जाना, और तंत्रिका जो है वो सेंसेशन के लिए हो गई, और शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को ले जाने के लिए हो गई। तो एक स्पर्मेटिक कोड इधर आएगा रेस पे, एक स्पर्मेटिक कोड इधर आएगा। ये जो होती है उसको वक्षण नाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वक्षण नाल। ये वक्षण नाल जो है वो, देखो जब बच्चा, कोई मेल बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, हम मेल की तो बात कर रहे हैं, तो 7 महीने तक तो उस बच्चे के वक्षण बच्चे की उदर गुहा में होते हैं, माँ की उदर गुहा में नहीं, बच्चे के पेट में होते हैं। 7वां मंथ कंप्लीट हो जाता है तो पेट से उतरकर वो इस वक्षण नाल के जरिए वक्षण कोश में आ जाते हैं। क्लियर? फिर ये बंद हो जाता है, किसी कारणवश ये खुल जाए बाद में, तेज दौड़ने से, कूदने से, फांदने से, तो जैसे ये खुल जाता है तो ऊपर क्या है, इसके एब्डोमिनल कैविटी है, उदर गुहा है, उदर गुहा का जो आंते वगैरह है, फ्लूइड वगैरह, वो इसमें आ जाएगा। इसमें आने से इनमें सूजन आ जाती है। इस चीज को हर्निया कहते हो आप, हर्निया। एक रोग होता है ये हर्निया। क्लियर? यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है कि जो डार्टोस पेशी है उसका स्पेशल फंक्शन होता है। क्या? डार्टोस मसल्स है, पेशी है, तो पेशी के अंदर दो चीजें हो सकती है, संकुचन और शिथिलन। भाई ये मेरी मसल्स है, तो मैं चाहूं तो ऐसे फैला लूं, चाहूं तो मैं, अगर चाहूं तो। डार्टोस पेशी के अंदर क्या होता है कि डार्टोस पेशी सर्दी के समय वर्ण कोश को सिकोड़ देती है और शरीर से चिपका देती है। ऐसा क्यों करती है वो? क्योंकि जो शुक्र जनन की प्रक्रिया जो वर्षण में होती है वो 35 डिग्री तापमान के आसपास होनी चाहिए। अगर ज्यादा तापमान चला जाता है तो भी दिक्कत, और एकदम कम हो गया तो बॉडी की गर्मी लेने के लिए इन वर्षणों को, वो वर्षण कोश जो होता है वो बॉडी से चिपका देता है, ऐसे ऊपर ले जाके खींच देता है। तो यहाँ पे ये डार्टोस मसल्स काम आते हैं। दूसरी बात, जो गर्मी का टाइम आता है तो बॉडी का खुद का टेम्परेचर ज्यादा गर्म रहता है, ऐसी कंडीशन में ये डार्टोस मसल्स जो होती है वो उनको शिथिल कर देती है, ताकि जो वर्षण कोश है वो बॉडी से दूर चले जाए और वो ठंडे होने लग जाए, शुक्र जनन की प्रक्रिया चालू हो जाए सही तरीके से। तो सर्दी के समय उनको बॉडी के पास लेके आती है। कौन लेके आती है? डार्टोस पेशी। और गर्मी के समय उनको रिलैक्स कर देती है, रिलैक्स कर देती है। तो ये जो बात है ये आपको सारी समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? तो यहां तक हमने बात की कि भैया आपके पास वर्ण कोश पर अगर हम बात कर रहे हैं तो डार्टोस मसल होती है, स्किन होती है, क्रीमेस्टर होती है। ओके, अगर हम यहां देखेंगे तो देखो नर जनन तंत्र दिखा रखा है। अभी के लिए हमें सिर्फ वर्षण कोश की बात करनी है। तो देखो वर्षण कोश देखो ये दिखा, स्क्रोटम बोल रखा है ना, ये वर्षण कोश है। इसके अंदर ये टेस्टीज है, ये वर्षण है। इधर ये टेस्टीज है, इस टेस्टीज का कट सेक्शन यहाँ दिखा रखा है। भाई टेस्टीज में क्या होगा, वर्षण के अंदर भी क्या होता है वो दिखा रखा है। तो ध्यान रखें, पहले वर्षण कोश, उसके अंदर वर्षण, उसका कट सेक्शन और है जिसमें आप शुक्र जनन नलिकाओं को देख सकते हैं। किसको? शुक्र जनन नलिकाओं को। फिर यहाँ से ये ट्यूब जो होती है ये अधिवर्षण, और दोनों तरफ की जो ट्यूब है वो, अब यहाँ पर ये जो सिस्टम है यहाँ तक, ये जो सिस्टम है ये उधर गुहा में होता है सारा ऊपर का, और जो नीचे का जो सिस्टम है वो बाहर होता है। क्लियर?
वर्षण जो होते हैं वो वर्षण कोश में पैक रहते हैं। एक ही वर्षण कोश होता है, दोनों पास पास होते हैं।